जापान की बॉन्ड यील्ड्स रिकॉर्ड हाई बना रही हैं। किसी भी टाइम फ्रेम की आप देखें, 1 महीने की, 10 साल की, 30 साल की, 40 साल की, सब में रिकॉर्ड तोड़ तेजी है। इसको देख के दुनिया भर में अब ये चर्चा चल रही है कि कहीं येन कैरी ट्रेड अनवाइंड न होने लगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के इक्विटी मार्केट और इकोनॉमीज में काफी तेज उठापटक हो सकती है, भूचाल आ सकता है। येन कैरी ट्रेड और येन कैरी ट्रेड का अनवाइंड होना, ये दो फ्रेज आप अक्सर सुन रहे होंगे। आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि येन कैरी ट्रेड क्या होता है और येन कैरी ट्रेड अगर अनवाइंड हो गया तो क्या होगा। इसी को आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एंड शो। मेरा नाम है नीरज और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एजुकेशन सीरीज की और न्यूज ड्रिवन बहुत सारे वीडियोस हम पेश करते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि येन कैरी ट्रेड क्या है और अगर येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो गया तो क्या होगा। इस पर हम बातचीत करेंगे। ग्राफिकली आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके की बात कर रहे हैं और उसका क्या मतलब है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, येन, कैरी और ट्रेड। स्क्रीन पे जो जेपी लिखा है उसका मतलब जापान है। वहां की मुद्रा है जिसको येन कहते हैं। कैरी का मतलब होता है किसी चीज को ले जाना और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना। तो यानी इन्हीं 3 शब्दों के बीच में वो कहानी छिपी हुई है कि येन कैरी ट्रेड क्या होता है और अगर अनवाइंड हो गया यानी उलट गया, वापस आया, तो क्या होगा। इसको समझते हैं। सबसे पहले येन कैरी ट्रेड क्या होता है उसको हम समझते हैं। आपके सामने जो ग्राफिक लिखे हुए हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। येन कैरी ट्रेड का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो है जापान से कर्ज ले जापानी मुद्रा में यानी येन में, और उससे ले जाकर के दूसरे देश में दूसरी जगहों पे कोई एसेट खरीदे, कोई ट्रेड करे। इसीलिए कहा गया है कि बोरो इन चीप करेंसी, इन्वेस्ट इन हायर यील्ड एसेट एल्सवेयर, प्रॉफिट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। यानी आपने कोई चीज जापान से ली, यूएस में खरीदी, इंडिया में खरीदी या किसी और देश में खरीदी, तो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंशियल है उसका प्रॉफिट होता है आपको बिना कुछ किए। यानी दुनिया का सबसे आलसी व्यक्ति भी येन कैरी ट्रेड से पैसे कमा सकता है। क्यों? वो इसलिए कि जापान में ब्याज दरें बहुत नीची हैं और उनकी बॉन्ड यील्ड बहुत नीचे है। दशकों तक ऐसा हुआ है कि जापान ने अपने ब्याज दरों को जीरो या कई बार नेगेटिव रखा है, यानी बैंक में पैसे रखने का लिए आपको पैसे देने पड़ते थे। ये वहां का ब्याज दर का इतिहास रहा है और दशकों तक रहा है ये। तो बहुत सारे ट्रेडर, बहुत सारे लोगों को लगा कि क्यों ऐसा ना करें कि हम जापान से पैसे लें, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट 0% है या बहुत थोड़ा सा होगा, 0.25%, 0.1%, 0.5%, और उसको लाके किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां ब्याज ज्यादा मिलता है। तो बिना कुछ किए वहां से लिया, वहां जमा किया, ज्यादा ब्याज मिला, उधर का ब्याज चूंकि जीरो या बहुत कम है उसको चुकाया, बीच का डिफरेंशियल हमारा प्रॉफिट है। इसी को कहते हैं येन कैरी ट्रेड। यानी येन को आपने कैरी किया और कहीं दूसरी जगह जाके ट्रेड किया। कैसे होता है ये? कि आपने पहले येन को बोरो किया, उधार लिया जापान से, उसके बाद जिस देश में आपको निवेश करना है या एसेट खरीदनी है उस करेंसी में कन्वर्ट किया। तो येन को आप डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, यूरो में कन्वर्ट करते हैं, या इमर्जिंग मार्केट की करेंसी यानी रुपए में भी आप कर सकते हैं। उसको आप कन्वर्ट करिए, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करिए। तो हाई यील्डिंग इन्वेस्टमेंट है। जैसे भारत में बॉन्ड यील्ड कितनी है? 6.5%। यूएस में कितनी है? 4.5%। जापान में कितनी है? 0.5% या 1.5% या 2% या 0%। तो जो डिफरेंस है वही आपका येन कैरी ट्रेड है, पहला। दूसरा, ये तो हो गया वो व्यक्ति जो कुछ ना करे, लेकिन आप किसी राइजिंग एसेट में भी पैसे लगा सकते हैं। आप कोई ऐसा एसेट ले सकते हैं जहां पे ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रही है, तो वहां आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है। तो इस तरीके से येन कैरी ट्रेड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा है कि यूएस बॉन्ड की
4 से 5% के बीच में यील्ड होती है। इंडियन बॉन्ड यील्ड 6.5 से 7% होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए स्टॉक मार्केट है, कमोडिटीज है, रियल एस्टेट है, जहां ज्यादा कमाई हो सकती है तो वहां से पैसे लाके यहां लगाए जाते हैं। यानी सस्ता पैसा लो और जहां ज्यादा मुनाफा हो रहा है वहां लगाओ। इसको कहते हैं येन कैरी ट्रेड, क्योंकि येन बहुत सस्ते में मिल जाता है। क्लियर हो गया? इसी को कहते हैं येन कैरी ट्रेड। अब इसको और डिटेल में समझते हैं क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि देखिए जापान एक ऐसी कंट्री रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कि लगातार उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा अपने सिस्टम में पंप इन किया है, यानी खूब पैसे सिस्टम में डाले और उसकी वजह से उनकी ब्याज दरें उन्होंने खूब नीचे रखी है, खूब नीचे रखी है। वर्ल्ड की लोएस्ट जिसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी आज भी अगर आप देखें तो वो जापान है, जहां पे करंट 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 1.8 के आसपास है। हमारी कितनी? 6.5। यूएस में कितनी? 4.5। तो इतना उन्होंने नीचे रखा। इसी वजह से करेंसी को वीक रखने की वजह से उनका जो डेट टू जीडीपी है वो 250% से ज्यादा है। दुनिया में हाईएस्ट है, 260% उनकी है। यानी डेवलप्ड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इनका, अदरवाइज भी सबसे ज्यादा इनके ऊपर डेट टू जीडीपी यानी जीडीपी के साइज से दुगने से ज्यादा उनके यहाँ कर्ज है, डेट टू जीडीपी है। तो बैंक ऑफ जापान जो वहां का केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे रिजर्व बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड में है, तो वहां का जो बैंक ऑफ जापान उसने इंटेंशनली जानबूझ के यील्ड को, दरों को सप्रेस रखा है, कर्व को कंट्रोल किया है और पैसा झोंका है। आपको शायद आश्चर्य होगा जान के कि दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जिसने अमेरिकन बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। हाल फिलहाल तक $1 ट्रिलियन के बॉन्ड्स उनके पास थे, यूएस बॉन्ड। अब शायद थोड़े कम हुए, उन्होंने बेचे हैं, लेकिन हाईएस्ट है। सेकंड नंबर पे फिर चाइना आता था। बहुत पैसा उन्होंने यूएस में लगाया क्योंकि वहां की यील्ड से उनको काफी फायदा होता था। डीप लिक्विडिटी इन येन फंडिंग मार्केट्स। तो अब जब लिक्विडिटी खूब क्रिएट हो गई, येन सस्ते मिल रहा है, तो उससे दुनिया भर के बाजारों में पैसे जा रहे थे। एक चर्चा अक्सर आपने सुनी होगी, मेरे मुंह से भी सुनी होगी, मैं हमेशा कहता था कि जो स्टार्टअप वाले हैं इनको फ्री का पैसा मिलता है ना। सॉफ्ट बैंक या और बहुत सारी जो चीजें हैं वो लोग सस्ता पैसा लाते हैं, यानी 0%, 1%, आधा परसेंट पे लाते हैं और स्टार्टअप में कैश बर्न करने के लिए फंडिंग की जाती है। ट्रेंड है। पैसा अगर सस्ता होगा, लिक्विडिटी खूब होगी, तो बिजनेसेस को ग्रो कराया जाता है। लॉस मेकिंग बिजनेसेस की लगातार फंडिंग की जाती है जिससे वो और ग्रो कर सके। तो ये पूरी दुनिया में चला रहा और जापान को एक्सपोर्टर ऑफ करेंसी भी कहा जाता है। इकोनॉमिस्ट के बीच में चर्चा होती है कि जापान करेंसी एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को, इतनी भारी मात्रा में उसने लिक्विडिटी अपने यहाँ क्रिएट कर रखी है। अच्छा, पॉलिसी उनकी काफी प्रिडिक्टेबल थी। यानी जब भी आप कहीं से कर्ज लेते हैं या कुछ कैरी करते हैं तो आपके मन में एक रिस्क आता है कि ये कल को पता नहीं पॉलिसी चेंज हो जाए, यील्ड बढ़ जाए, कुछ हो जाए। लेकिन जापान की जो इकोनॉमी थी या जो वहां की जो सेंट्रल बैंक था, बैंक ऑफ जापान, उसने अपनी पॉलिसी प्रिडिक्टेबल रखी। मतलब दशकों तक उनकी पॉलिसी में जो स्टेटेड गाइडेंस थी वो हमेशा मेंटेन की गई है। कोई अचानक के फैसले नहीं हुए तो और आसान हो जाता है। अगर कोई आदमी आपको लोन दे रहा है और बहुत कम ब्याज ले रहा है और ये कहे कि हम अगले 20 साल तक आपसे कम ही लेंगे, तो यानी आपके सामने प्रेडिक्टेबिलिटी है कि वहां कोई चेंज नहीं होने वाला, तो आप आराम से उस पैसे को ले जाके कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसको फंडिंग करेंसी, एक्सपोर्टर ऑफ करेंसी ये भी कहा जाता है जापान को। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे होता है ये। मान लीजिए आपने 100 मिलियन येन बोरो किया, 0% पॉलिसी थी, वहां पर रेट 0 था। अगर आपने मान लीजिए 0 पे किया, अब इसको आपने डॉलर में कन्वर्ट किया, ठीक है, और 2 साल का जो बॉन्ड है यूएस का उसको खरीदा जिसकी यील्ड 5%, ठीक है। 5% आपको रिटर्न मिला। आपने वापस कितना देना है? 0%। खाली पैसे मूलधन वापस करना है, ब्याज तो लगना ही नहीं है। तो जापान से 0% में लिया, इधर 5% कमाए, मूलधन वापस किया, 5% अपना प्रॉफिट, विच इज कॉल्ड कैरी प्रॉफिट। यानी येन कैरी ट्रेड में जो कैरी किया आपने उसका प्रॉफिट आपका 5% बना। सिंपल एग्जांपल समझिए। अगर वो 0 की जगह मान लीजिए 1% होता तो आपका 4% प्रॉफिट था, आधा परसेंट होता तो 4.5% प्रॉफिट होता। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा,
मैंने बहुत सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपको ये बताया है। जब आप करेंसी कन्वर्ट करते हैं, यानी येन को जब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और वापस जब येन को जब वापस करने आप आएंगे जापान को, तो आप येन में देंगे, वो डॉलर में थोड़ी लेंगे, तो आप दोबारा से को कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सचेंज दो बार आप करेंगे। एक बार जब आपने येन उधार लिया तो डॉलर में कन्वर्ट किया, वहां आपने कमाई की, उसका जब वापस करने आएंगे तो आपको फिर से येन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसकी एक कॉस्ट होगी, लेकिन वो बहुत मिनिमल होती है। तो वो कॉस्ट इसमें के लिए तो एकदम सिंपल नहीं है कि 0 पे लिया और 5% प्रॉफिट मिला, तो 5 नहीं, वो हो सकता है 4.25 होगा, क्योंकि एक्सचेंज में आपका कुछ पैसा जाएगा, लेकिन वो इतना मिनिमल होता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जस्ट फॉर द शेक ऑफ कैलकुलेशन हमने आपके लिए ये करके दिखाया आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अचानक से येन मजबूत होने लगे, तो क्या होगा, कैसे होगा? मतलब अगर आपने 0% पे लिया तो फिक्स है, लेकिन अगर मान लीजिए ब्याज दर ऊपर जाने लगे, यील्ड ऊपर जाने लगे, तो क्या होगा? यहां पे वो खेल आता है अनवाइंड का। वाइंडिंग क्या हुई कि आप कैरी करके ले गए, अनवाइंड क्या है कि आपको वापस लाना है, मजबूरी है आपकी, क्योंकि इधर ब्याज दर बढ़ रही है। आपने 0% पे ब्याज लिया और वहां 5% कमा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 0.5% हो गई, तो वहां से आपको यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि आधा परसेंट यहाँ आपको ब्याज चुकाना है। पहले आप 0 चुका रहे थे, आपको आधा परसेंट चुकाना है। ठीक है, सो योर 5% इंटरेस्ट गेन इज वाइप्ड आउट। क्यों? क्योंकि करेंसी के ऊपर आप परसेंटेज टर्म में कमा रहे हैं। अगर येन 10% डॉलर के अगेंस्ट मजबूत हो जाए, तो आपका 0 हो जाएगा गेन, क्योंकि दोनों करेंसियों के बीच में जो संबंध कांस्टेंट था, उस पर आपने ट्रेड कैरी किया था। लेकिन अब येन डॉलर के अगेंस्ट 10% महंगा हो गया है, उसकी वजह से आपके पूरे गेन 0 हो सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट रिस्क कि येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होने लगता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम क्यों ये बात कर रहे हैं, क्यों हमने ये शो बनाया? इसलिए कि जापान की बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, रिकॉर्ड हाइस पे चल रही हैं, इसलिए कैरी ट्रेड अनवाइंड होने की संभावनाएं बन गई हैं, रादर कुछ कुछ होने भी लगा है। जिसने 0 पे लिया था या जिसने 0.25 पे लिया था, 0.5 पे लिया था, उसके लिए ट्रेड अनवाइंड होना शुरू हो गया है, क्योंकि येन मजबूत हो रहा है, बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है। आगे देखेंगे इसको। सो अगर ऐसा हुआ तो यू विल लूज योर मनी ऑन करेंसी कन्वर्जन, कि जब आप कन्वर्ट करने आएंगे, यानी अगर आप 10% डॉलर के अगेंस्ट में येन महंगा हो गया, जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका पूरा गेन चला जाएगा। यहीं पे आता है कि येन कैरी ट्रेड जब अनवाइंड होता है तो आपका लॉस होने लगता है। इसी को कहते हैं अनवाइंड। और अनवाइंड कब होता है? जब येन मजबूत होने लगता है, क्योंकि आपको वापस किस में करना है? येन में करना है। समझ में आया बात आप? सो ट्रेडर्स रश टू अनवाइंड, सेल एसेट्स, बाय येन, येन स्ट्रेंथन्स मोर। होता क्या है, ये मान लीजिए हो ही गया, ये मजबूत हो गया, तो क्यों इतनी तकलीफ आएगी? क्योंकि जहां आपने इन्वेस्ट किया है, जिस भी एसेट में डाला, आपने इक्विटी में डाला, कमोडिटी में डाला, बॉन्ड में डाला, वहां आप बेचेंगे क्योंकि आपको वापस करना है। तो जब आप वहां बेचते हैं तो वहां मुश्किल शुरू होती है, वहां करेक्शन आता है, वहां क्रैश आता है। और इतनी भारी मात्रा में ये येन कैरी ट्रेड होता है कि जब वहां पे सेल शुरू होता है एसेट्स का, तो बड़ा मैसिव होता है। उसके बाद आप एसेट सेल करेंगे पहले, और फिर आप येन खरीदेंगे। जब आप येन खरीदेंगे तो येन और मजबूत होगा। येन की मजबूती की वजह से आपका ट्रेड अनवाइंड हो रहा था, और अब आपने चूंकि और ज्यादा येन खरीदा तो वो और मजबूत होगा, यानी अब वो स्पाइरल होने लगा। एक एक क्या कहें, वाइसियस सर्कल कहें या वर्चुअस सर्कल, अपने अपने देश के हिसाब से लोग समझे, लेकिन वो एक साइकिल बन गया कि आपने बेचा, येन खरीदा और येन और मजबूत हुआ। अब यहाँ पे येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होने लगा, और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आता है। जैसे येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होता है, सेल ऑफ शुरू हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि येन कैरी ट्रेड अगर अनवाइंड हुआ तो पूरे दुनिया के इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, अलग अलग एसेट मार्केट में तहलका मचेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब व्हाट ट्रिगर्स कैरी कोलैप्सेस? क्या होता है ऐसा कि येन कैरी ट्रेड कोलैप्स होने लगता है
और अनवाइंडिंग शुरू हो जाती है। ऐसी क्या कारण होते हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं? पहले आपने ये समझा कि येन और या जापान में इतना सस्ता क्यों है, उनकी पॉलिसी थी, उन्होंने बना के रखा। अब ये है कि क्यों ऐसा हो सकता है कि येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होने लगे। पहला, बैंक ऑफ जापान अगर ब्याज दरें बढ़ाए, वहां जब से एक नए गवर्नर साहब आए हैं, अब अपने टर्म्स में बोल रहा हूँ कि वहां के जो बैंक ऑफ जापान के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि हम ब्याज दरें बढ़ाएंगे और एक बार वो बढ़ा भी चुके हैं, 0.5% तक ले हैं। दोबारा कहा जा रहा है कि और बढ़ाया जाएगा, लगातार इसको कई बार भी बढ़ाया जा सकता है। दिसंबर में बढ़ाने की बातें चल रही हैं, उसके आगे भी ये बढ़ेगा। तो पहला रीजन ये होता अनवाइंडिंग का कि बैंक ऑफ जापान रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा। दूसरा, अगर वो ये सिग्नल दे दें कि ये जो अल्ट्रा इजी या अल्ट्रा लूज पॉलिसी हमने चला रखी है, इसको हम चेंज करेंगे या इसको खत्म करेंगे, ये सिग्नल भी बैंक ऑफ जापान की तरफ से दिए जा चुके हैं कि जो अल्ट्रा लूज पॉलिसी है उसको हम खत्म करेंगे, इतना सस्ता पैसा हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारा डेट टू जीडीपी बहुत बढ़ गया है, हमारी करेंसी को, हमारी इकोनॉमी को रिस्क है। और चूंकि डॉलर अब उतनी सेफ करेंसी नहीं रह गई है, इसलिए भी जो हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के, ट्रिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड हमने खरीद रखे हैं यूएस के, हम उनको भी बेचेंगे जो कि उन्होंने बेचे हैं। यूएस के लिए एक ये बड़ी चिंता की बात है कि वो क्या स्वैप करके इसको रोकने की कोशिश करेंगे, कैसे ही समझाएंगे, क्योंकि जापान सबसे बड़ा बॉन्ड होल्डर है यूएस का। अगर उसने बेचना और शुरू कर दिया तो दिक्कत आएगी। तीसरा, अगर यूएस की यील्ड गिरने लगे, अगर अब जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में भी डेट बहुत है, लगभग 120% का, $38 ट्रिलियन का डेट है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो आपने जापान से लेके यूएस में पैसा लगाया था क्योंकि यूएस में ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा था, लेकिन यूएस में भी बॉन्ड यील्ड नीचे लाई जा रही है क्योंकि उनको भी अपना कर्ज उतारना है। अब अगर कर्ज उतारना है उनको और अपनी करेंसी को वीकन करते हैं तो यील्ड नीचे आएगी, तो उतना प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका नहीं रह गया, क्योंकि इधर येन मजबूत हो रहा है और डॉलर वीक हो रहा है, बॉन्ड यील्ड गिर रही है। वहां लोग प्रयास कर रहे हैं, वहां की सरकार प्रयास कर रही है कि जो बॉन्ड यील्ड वहां इसमें 4% से ऊपर चल रही है, वो किसी तरीके से 3.5-3 के आसपास लाई जाए। अगर ऐसा होता है और इधर करेंसी येन मजबूत होती है तो अगेन वो वाइंडिंग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो जाएगी। चौथा कारण है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और फंड्स जो है डेट कम करना शुरू करते हैं। अगर इकोनॉमीज में ग्रोथ नहीं है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, एसेट क्लासेस के प्राइसेस में इतनी वॉलेटिलिटी है कि आप सर्टेन नहीं है कि पैसा बनाएंगे तो भी होगा। अब एक बेसिक भी चीज समझिए, सिंपल, कि आप क्यों लेके आए थे जापान से पैसा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको सेफ स्टेबल रिटर्न मिल रहा था। लेकिन अगर यहाँ अनसर्टेनिटी हो गई तो आप जापान से क्यों लेके आएंगे? भले ही सस्ता मिल रहा है, लेकिन जब यहाँ गारंटी नहीं है कि पैसा बनेगा तो आप लाएंगे नहीं। चौथा कारण वो होता है अनवाइंडिंग का। तो ये 4 कारण है जो कैरी ट्रेड कोलैप्स होने के पीछे रीजंस होते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। अब कुछ कब कब ऐसा हुआ है, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि कुछ उदाहरण बताइए, हिस्ट्री बताइए कि कब कब हुआ है। तो 1998 में ह्यूज येन शॉर्ट पोजीशंस थी, ह्यूज, खूब बड़ी थी। उसकी वजह से अचानक शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई, क्योंकि येन को लोगों ने बहुत शॉर्ट कर रखा था, लेकिन येन में स्ट्रेंथ आई तो वहां शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई और येन 15% जो है कुछ ही दिनों में बढ़ गया था। एक रीजन था येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होने का। 2008 की जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, लीमन क्राइसिस नाम से जिसको जानते हैं, उस समय येन 20% मजबूत हुआ था। 20, यानी जो पैसा वहां से लेके आप यूएस में गए थे, जीरो हो गया उसका आपका रिटर्न। खट 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 सब उल्टा होगा, पैसा अनवाइंड हुआ और पूरे दुनिया के बाजारों में क्रैश आया था। आपको याद होगा, अगर आप उस समय बहुत छोटे थे, आपको बाजार नहीं तो अपने किसी से पूछ लीजिएगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो लीमन क्राइसिस के नाम से जानी जाती है, वो बहुत भयानक थी। इंडियन मार्केट क्रैश हो गया था, एकदम तबाह हो गया था। तो वो एक रीजन था। 2011 में एक भूकंप आया, अर्थक्वेक आया वहां पे, उसकी वजह से येन में स्पाइक आ गया, वहां पे कैरी ट्रेड अनवाइंड हुए थे। फिर 2022-23 में बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी ट्वीक हुई, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जब उनके नए गवर्नर आए, 22-23 में आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी अल्ट्रा लूज या अल्ट्रा इजी पॉलिसी को अब
खत्म करेंगे, अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। तो येन में मजबूती वहीं से आना शुरू हो गई थी, लगातार तेजी हुई और एक टेम्परेरी, लेकिन अभी चूंकि यूएस की तरफ से आपको याद होगा एक बार डॉलर इंडेक्स 110-12 तक चला गया था, तो स्ट्रेंथ आई, तो एक स्टेबल था, लेकिन एक टेम्परेरी फेज आया था जब बॉन्ड यील्ड ने, जापानीज येन यील्ड ने एक बार झटका दिया था। 24-25 यानी जो करंट सिनेरियो है उसमें आप देखिए तो एवरी टाइम बैंक ऑफ जापान टाइटनिंग, हर समय उनके यहाँ यही चर्चा चल रही है, यही बातचीत चल रही है, और इसीलिए ग्लोबल जो रिस्क है वो एसेट में और ज्यादा रिस्की होते जा रहे हैं। वहां जो नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं वो अपनी जो यूएस के साथ ट्रेड डील कर रही हैं उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया वहां की सरकारों ने कि $550 बिलियन वो यूएस में इन्वेस्ट करेंगी। उसकी वजह से पैकेज भी लेके आना पड़ रहा है उनको, और बॉन्ड यील्ड वहां पे इंचअप होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सिस्टम में लिक्विडिटी क्रिएट करते जाएंगे, और आपने देखिए क्या होता है, लिक्विडिटी आप क्रिएट कर रहे हैं, खूब सारी पैसा सिस्टम में डाल रहे हैं, और बॉन्ड यील्ड को आपने कर्व को टाइट कर रखा है तो चल नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने ये पॉलिसी छोड़ दी कि नहीं, अल्ट्रा ईज पॉलिसी हम नहीं रखेंगे, और इधर आपने लिक्विडिटी और क्रिएट की, तो शूट अप होता है बॉन्ड यील्ड में। एग्जैक्टली वहां पे यही हो रहा, और यही सबकी चिंता है कि अगर जापान में और ज्यादा बॉन्ड यील्ड बढ़ी तो क्या होगा। अब आगे आप देखिए, आपको अभी मजा आने वाला है। इस चार्ट को बहुत गौर से देखिए, इसमें 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 52 हफ्ते, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, और सबसे ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड लिखी हुई है। नवंबर 25 का डेटा मैं आपको दे रहा हूं, एकदम लेटेस्ट। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 1.8, आप समझ रहे, अभी इसका आपको चार्ट दिखाऊंगा तो जबरदस्त तेज ऊपर गया है। और जो 40 साल की बॉन्ड यील्ड 3.69 रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गई है। ये जितनी भी बॉन्ड यील्ड आपको मैं दिखा रहा हूं 1 महीने से लेकर 40 साल वाली, ये सारी बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही हैं, यानी येन स्ट्रेंथन हो रहा है। येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होने की पूरी संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। इसीलिए ग्लोबल मार्केट में ये एक बड़ी चिंता का कारण है कि अगर येन कैरी ट्रेड फुल फ्लेजेड अनवाइंड हुआ तो क्रैश आएगा इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, उसको कोई रोक नहीं सकता, संभाले नहीं संभलेगा। उदाहरण के लिए आगे आइए आप, ये आपने इसको अच्छे से देख लिया, आगे पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा ये सारी बॉन्ड यील्ड किस तरह भाग रही है। अब आपको देखिए, ये है चार्ट आपका 10 साल बॉन्ड यील्ड का, मैंने सिर्फ 5 साल का आपको दिखाया है। 2021 से 2021 में क्या थी, नियर जीरो, कोविड के बाद का समय था, नियर जीरो थी 2021 से 22 के बीच में, और आज यील्ड देखिए कितना है, 1.8। इसलिए येन कैरी ट्रेड क्रैश तब होता है जब वहां पे बॉन्ड यील्ड इंचअप होती हैं, और आपके सामने 10 साल की बॉन्ड यील्ड रखी हुई है। और दिखाते हैं आपको एक और चार्ट। अब ये देखिए, ये हमने 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है जापान की, उसको हमने 1990 से लिया है। 1990 में काफी ऊपर थी, और वहां से गिरते गिरते, यानी 7-8% वाली बॉन्ड यील्ड गिर गिरा के 2020-21 के आसपास देखिए, जो बीच वाली लाइन है वो 0% की है, वहां पे टच कर रही थी। 0.000 से आप देखिए यहां तक चलती आई 2015-16 मान लीजिए। 2020 के आसपास एकदम जीरो या समटाइम्स नेगेटिव भी हुई, लेकिन 2020 से 21 का जो साल था वहां से लगातार ऊपर जा रही है। ये जो आखिरी का आप देख रहे हैं 2020 ऑनवर्ड्स ग्रीन कलर की लाइन है, ये दिखा रही है कि एक ऊपर का ट्रेजेक्टरी बन गई है। और जो लोग टेक्निकल चार्ट देखते हैं, अगर उन्होंने कभी राउंडिंग बॉटम पैटर्न पढ़ा है तो इससे परफेक्ट एग्जांपल राउंडिंग बॉटम पैटर्न का हो नहीं सकता। दिस इज अ क्लासिक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और जब भी ये पैटर्न बनता है तो मल्टीपल टाइम्स, वो चाहे स्टॉक हो चाहे यील्ड हो, ऊपर जाती है, अनलेस की कोई एक अनहोनी घटना हो जाए, अदरवाइज ये कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ये राउंडिंग बॉटम का एक बेहतरीन नमूना आपके सामने है कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी 1.8 पर है, ये कितनी ऊपर जा सकती है आप
सोच नहीं सकते ये 3-4% तक जा सकती है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होता जाएगा। तो ये जो आपको मैंने दिखाया, इससे आप अंदाजा लगाइए। अब आपको आपके सामने एक 40 साल की बॉन्ड यील्ड है जापान की। 40 साल की बॉन्ड यील्ड 2015-16 से लेकर के 2019-20 तक 40 इयर्स आगे वाली बॉन्ड यील्ड नियर जीरो थी, नियर जीरो। आज कितनी है? 3.6। आप देख रहे हैं इस तरह से जापान की बॉन्ड यील्ड ऊपर भागी है, और यहीं पे वो समस्या खड़ी होती है कि येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होते हैं, और वहां पे फिर सारे एसेट क्लास में क्रैश होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी ने झोंक रखा है तो वो जापानी पैसा है। फ्री का पैसा था, 0% पे था, आधा परसेंट पे था, 1% पे था। लेके आओ, लगाओ, भारत के स्टार्टअप कल्चर में लगाओ, यूएस के स्टार्टअप में लगाओ, 10 गुना बनाओ, 20 गुना बनाओ, सब चला है, लंबे समय तक चला है। इसके हिसाब से देखें तो 2019-20 से चल ही रहा है। इससे पिछले वाले अगर आप चार्ट से देखें तो ये देखिए आप, मतलब 2000 के आसपास से जीरो चल रहा है। 25 साल से आप 0% के मजे ले रहे थे, अब वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारी जो बड़ी प्राइवेट इक्विटीज है, बड़े जो फंड्स हैं वेंचर कैपिटल, वो सब अपना येन का जो ट्रेड है उसको अनवाइंड करने की सोच रहे हैं, या धीरे धीरे कर रहे हैं। तो येन कैरी ट्रेड और येन कैरी ट्रेड कैसे अनवाइंड होगा, ये आज हमने आपको एक्सप्लेन किया। येन कैरी ट्रेड का सिंपल मतलब है जापान से सस्ता पैसा लो, 0% या आधा परसेंट, 1% ब्याज वाला, और उसको लाके दूसरी जगह इन्वेस्ट करो, वहां से ज्यादा कमाओ, उनका चुकाओ, बीच का प्रॉफिट आपका। लेकिन अगर जहां से आपने लोन लिया वहां ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई, यानी जापान में, तो आप जहां बना रहे हैं वो आपको दिक्कत करेगी, क्योंकि करेंसी में अगर येन में 10% की 20% की गेन आ गई तो आपका पूरा पैसा जीरो कोलैप्स हो जाए, क्योंकि आपने उसी गेन पर बेट किया था। और प्लस जहां आप पैसा लगा रहे हैं वहां पे भी काफी ज्यादा अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। तो ये है पूरी कहानी बॉन्ड और येन की, कि येन कैरी ट्रेड कैसे होता है, कैसे अनवाइंड होता है। करंट सिचुएशन भी हमने आपको जोड़ दिया है कि इस समय एक महीने से लेके 40 साल तक की बॉन्ड यील्ड की स्थिति क्या है, सब रिकॉर्ड बना रही है। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए। ये हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पज से आपको बताया है कि कैसे ट्रेड अनवाइंड होते हैं। आगे आगे हम देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड कैसे बदल रही है और कैसे उसका ट्रेड हो रहा है या अनवाइंड होना शुरू हो रहा है। अनवाइंड होने के लिए अगर बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट रही हैं, डेट टू जीडीपी मैनेज नहीं हो रहा है, तो नो डाउट कि ये अनवाइंड होगा। इस शो का दूसरा पार्ट मैं अभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है उसकी। हमने आपको करंट बॉन्ड यील्ड से भी उसको जोड़ के दिखा दिया, हिस्टोरिकली भी हमने आपको दिखा दिया। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट शो है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसानी से हमने आपको समझाया, आसान भाषा में समझाया है, उदाहरण देके समझाया है। तो अगर आपको कोई पसंद आया तो कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं। होपफुली आपके लिए काफी काम का आएगा, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में ये सब चीजें काफी मायने रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगला कोई एक और टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।